और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले, इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। मान्यवर, अब तक SC ST की सीटों में बड़ी, मान्यवर, बहुत सारे सवाल परसों तक उठाए गए। परसों भी लोकसभा में कहा गया कि ये बिल अभी लंबित है, क्यों जल्दबाजी में ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी, आपको राह देखनी चाहिए। मान्यवर, ये सारे स्टैंड जो थे वो न्याय के लिए नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया था वो निर्णय को लंबित करने के लिए थे, उस इरादे से किए गए थे। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं आपको, इसलिए बताना चाहता हूं कि हमने सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया है, टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, इस पर आक्रामक कार्यवाही करी, ऐसा नहीं है। हमने टेररिज्म की इको सिस्टम को खत्म करने का काम किया। जो टेररिज्म को फाइनेंस करते थे उन पर भी काम किया है। NIA द्वारा टेरर फाइनेंस के केस 32 रजिस्टर किए गए 2014 के पहले, एक भी केस। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फाइनेंस के केस 51 रजिस्टर किए, पहले स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी। और मान्यवर, 229 टेरर फाइनेंस केस में अरेस्ट हुई है, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है, 57 प्रॉपर्टी सीज हुई है, और SIA द्वारा 134 बैंक अकाउंट में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा रकम को फ्रीज करने का काम नरेंद्र मोदी। ये जो कह रहे हैं क्या बदलाव आया है, मैं दिखाता हूं बदलाव क्या है। मान्यवर, आज मैं इतना कह रहा हूं कि हमने एक बहुत बड़ा कठोर निर्णय सुरक्षा की दृष्टि से हमने उठाए हैं। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, पहले 2014 के पहले और आर्टिकल 370 नाबूद होने के पहले आपने देखा होगा, आतंकवादियों के जनाजों में 25-25 हजार की भीड़ आती। मैं सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं, एक भी दृश्य अभी देखा है 370 के बाद? ना, कोई नहीं करता साहब, क्योंकि हमने निर्णय किया है जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसी जगह पे संपूर्ण धार्मिक सम्मान और रीति रिवाज के साथ वहीं दफना दिया जाएगा। स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई? जितनी नौकरियों की एडवर्टाइज है, इसमें सरकार ने तय कर लिया है कि स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिली। क्यों ये विदेश भागकर आतंकवाद करते हैं वो लोग डरे हैं? क्योंकि हमने तय किया है जिसका परिवार का जन पाकिस्तान बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है, उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। मान्यवर, हमने तय किया है कि जो टेलीफोन रिकॉर्ड के आधार पर प्रस्तापित होता है कि किसी का परिवार का व्यक्ति लिप्त है आतंकवाद को बढ़ावा देने में, तो नौकरी में है तो भी उसको डिसमिस करने के सर्विस रूल्स हमने बनाए। मान्यवर, जीरो टेरर प्लान और कंप्लीट एरिया डोमिनेशन के माध्यम से पूरे टेररिस्ट प्रभावित क्षेत्र को आज हमने सुरक्षित करने का काम किया है। मान्यवर, आज मैं कहना चाहता हूं, जेल अड्डा बनकर पड़ी रही थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने जेलों के अंदर जैमर लगाकर सख्ती लगाने का काम किया है और 105 करोड़ की लागत से एक नई जेल बन रही है जो सिर्फ टेररिस्टों के लिए बनेगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वो जेल की सुरक्षा
कोई भेद नहीं पाएगा और टेररिज्म के अंदर कोई अपना योगदान नहीं देगा। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब यह है, ये जो कहा धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब यह है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि संविधान को और देश के संसद के सदनों को पूरा अधिकार है धारा 370 हटाने। मान्यवर, एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि जवाहरलाल नेहरू जी का कश्मीर के लिए कंडक्ट और इस पर हमारा नजरिया थोड़ा तंग है। जहां तक तंग नजरिए का सवाल है साहब, देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए, किसी को अधिकार नहीं। मैं आज फिर से कहता हूं, ये आरोप से मैं सहमत हूं, हमारा नजरिया तंग है। देश की एक इंच जमीन भी जाती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ेगा। हमें कोई इसमें शर्म की बात नहीं। मान्यवर, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। एक बात सर्वविदित है, अगर असमय सीज फायर नहीं होता, सीज फायर असमय नहीं होता, तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। अब पत्रों का जिक्र कर रहे हैं, किसी अंग्रेज सेनापति ने देखा, मैं जरूर देखूंगा इसको, अगर लिखा है तो देखना चाहिए। परंतु अफसर कुछ भी कहे, देश का प्रधानमंत्री का देश की जमीन के लिए संवेदनशीलता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इतना छोटा सवाल है। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे, 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। क्यों किया? दूसरा, क्यों मामले को यूएन में ले जाया गया? अब ये सारी चीजों को आप कहते हैं कि रेफरेंस लाइए, रेफरेंस लाइए। मान्यवर, मुझे मालूम था दिग्विजय सिंह, हाँ करता हूं, बैठिए, मुझे मालूम था साहब ये खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं लेकर आया। मैं कोट अनकोट पढ़ता हूं। यूनाइटेड नेशन के अनुभवों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे सीज फायर करना अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से हम नहीं निपट पाए, नहीं परख पाए। हम सीज फायर पर और विचार करके बाद में निर्णय करना चाहिए था। हालांकि ये सब भूतकाल की गलतियां हैं। ये जो कोट है किसी और का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का है। अब उनको तो मानोगे या नहीं मानोगे कि उन्होंने गलती की है, स्वीकार करी है। और साहब एक मिनट सोर्स भी बता देता हूं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कनेक्शन, JNSG 143 पार्ट 1। और उस वक्त जब
अरे भाई, स्वयं नेहरू कह रहे हैं मेरी गलती थी, क्यों इतना पकड़ कर रखा है पूंछ? मान्यवर, और चलो संयुक्त राष्ट्र में जाना भी था तो अनुच्छेद 51 में क्यों ले गए, जहां भारत के अधिकार सीमित होते थे? अनुच्छेद 35 में जाते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा गलत फैसला था। और मैं बताता हूं मान्यवर, एक कहते हैं कि धारा 370 निरस्त कर दी। अगर कल को ये 40 साल के बाद, जोर से बोले मनोज झा जी, 40 साल के बाद, क्योंकि वो मानते हैं कि 40 साल के बाद मैं नहीं हूंगा, मैं तो 60 का हो गया, मेरा आयु 40 साल का हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं 40 साल के बाद इतिहास पूछेगा तो कौन रिस्पॉन्ड। मैं बताता हूं, 2 सदी तक अगर धारा 370 का फैसला गलत है तो मेरी सरकार का है, मेरा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है। ना मोदी जी इस फैसले से भाग सकते हैं, ना हमारी कैबिनेट भाग सकते हैं। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर, जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब यह है, ये जो कहा धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब यह है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि संविधान को और देश के संसद के सदनों को पूरा अधिकार है धारा 370 हटाने। मान्यवर, न्यायालय ने यह भी माना